देखिए, किसी एल्किन से एल्किल हैलाइड का जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, उसका एक प्रभाव तो मैंने आपको बता दिया था। वो प्रभाव था आपका मार्कोनिकॉफ नियम, और दूसरा प्रभाव जो आएगा वो आएगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, या खरेस प्रभाव, या परऑक्साइड प्रभाव। ये जो क्रिया होती है, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका CH3 CH2 और X ज्यादा बनेगा, और प्लस दूसरा जो डेरिवेटिव बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH X और CH3। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है और ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कम बनेगा और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। जबकि जो मार्कोनिकॉफ थे वैज्ञानिक, उन्होंने क्या है, क्रिया यही थी, लेकिन ये क्रिया में आपको वो ये कम बनाया था, ये ज़्यादा बनाया था। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा बनाया था, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कम बनाया था। रीजंस क्या है इसमें, किस तरीके से आपको सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से ट्रिकी सवाल इसके अंदर आएंगे, वो आप देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, खरेस प्रभाव, यह खरेस प्रभाव कहते हैं। दिस इज रिएक्शन इज कंप्लीटेड इनटू पेरोक्साइड। दिस इज रिएक्शन इज कंप्लीटेड इनटू पेरोक्साइड प्रेजेंस। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यह जो रिएक्शन है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आइए फिर क्या करते हैं, इसमें पेरोक्साइड प्रभाव लेते हैं। तो पेरोक्साइड प्रभाव में सबसे पहला जो डेरिवेटिव होता है हमारा C6H5 COO OOC और C6H5, इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड। इसी प्रकार इसका दूसरा डेरिवेटिव और है, हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं, CH3 COO OOC और CH3, इसका नाम है एसिटिल पेरोक्साइड। एसिटिल पेरोक्साइड। हालांकि यह क्रिया जरूरी नहीं है, इसके साथ भी क्रिया हो सकती है, और H2O2 की उपस्थिति में भी क्रिया हो सकती है। लेकिन H2O2 जो डेरिवेटिव है वो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, इसलिए हम क्या है, हम मेनली जो है वो ये डेरिवेटिव लेते हैं पेरोक्साइड से। तो मैंने आपको बता दिया, ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसको मैंने हटा दिया क्योंकि ये ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह भी बिहेव करता है। तो यहाँ क्या हुआ, ये दो जो मेनली कंपाउंड हैं वो लिए जाते हैं। कभी कभी पूछ भी जाता है कि H2O2 भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में लिया जा सकता है, लेकिन वहाँ वो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। अगर उसका ऑक्सीकारक ग्रुप खत्म कर दिया जाए, गुण खत्म कर दिया जाए, तो उसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ क्या हो गया हमारा, बेंजोइल पेरोक्साइड और एसिटिल पेरोक्साइड। तो दो कौन से पेरोक्साइड होते हैं जो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार, या खरेस प्रभाव के अनुसार, या पेरोक्साइड प्रभाव के अनुसार वो कार्य करते हैं, इस क्रिया को संपन्न कराते हैं। तो ये मैंने आपको क्या है, मेनली आपके दो कंपाउंड बताए थे। अब आगे आपका क्या होगा, आगे आपका ये रहा कि जब इनको हीट किया जाएगा, जो तोड़े जाएंगे C6H5 COO OOC और C6H5, जब ये क्या होंगे, हीट होंगे, टूटेंगे, तो ये देंगे C6H5 COO मुक्त मूलक। इसका नाम है बेंजोइल मुक्त मूलक। बेंजोइल मुक्त मूलक देंगे। इसी प्रकार यदि हम ऊपर वाले डेरिवेटिव इसको तोड़ दें हम, तो ये क्या देगा हमारा CH3 COO OOC और CH3 ये भी अगर हम इसको हीट कर दिया, यहाँ जो विषम बंध, यहाँ जो विदलन होता है, आबंध के अंदर जो बंध का विदलन होता है वो समबंध विदलन होता है। कौन सा होता है, समबंध विदलन। अगर इसमें ये विदलन करा दिया जाएगा तो क्या बनेगा हमारा CH3 COO मुक्त मूलक। यहाँ दो एसिटिल मुक्त मूलक बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पर, एसिटिल मुक्त मूलक बनेंगे। अब क्या होगा, ये जो हमारे एसिटिल मुक्त मूलक हैं, यहाँ से आपका CO2 गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ क्या हुआ हमारा CH3
COO मुक्त मूलक जो है वो क्या करेगा, CH3 मुक्त मूलक बनाएगा और यहाँ से CO2 गैस को लिबरेट करेगा। ठीक, ये दोनों बन गई, ये आपका निकल गया। बाकी की आपका मेथिल मुक्त मूलक बन गया। आप चाहे तो यहाँ बेंजीन का मुक्त मूलक भी, फेनिल का मुक्त भी बना सकते हैं और आप ये भी बना सकते हैं। तो अब हमने क्या है, अब इसके साथ जो क्रिया होगी वो क्रिया कारक के साथ होगी, अभिकारक नहीं, ये क्रिया कारक, अर्थात इसके साथ क्रिया होगी। तो क्या बनेगा हमारा, CH3 मुक्त मूलक प्लस H और X। अब आगे देखिए कि H और X इन द प्रेजेंस ऑफ मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल्स की प्रेजेंस में इनके जो बीच बॉन्ड है वो पोलराइज्ड बॉन्ड है। वैसे तो पोलराइज्ड बॉन्ड है, ध्रुवीय बॉन्ड है, लेकिन जब इसका इन्वायरमेंट दिया जाता है तो ये भी मुक्त मूलक में वियोजित हो जाता है। किसमें टूटेगा, ये मुक्त मूलक में टूटेगा। तो ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक के दे करके क्या बनाएंगे, CH4 बनाएंगे प्लस हमारा X मुक्त मूलक। यह है मुक्त मूलक क्रियाशीलता, बढ़ गई इसकी क्रियाशीलता, बढ़ जाएगी तो इसकी क्रियाशीलता में ये रहा डेरिवेटिव और क्रिया करेगा। तो यहाँ क्या लिया हमने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस X मुक्त मूलक यहाँ पर। अब ये क्रिया करेगा तो दो तरीके से, अगर इसका अटैक जो है वो इस कार्बन पे हो रहा है तो ये बनेगा CH3, क्योंकि इसका आधा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH मुक्त मूलक और सिंगल बॉन्ड CH2। ये क्या है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। और 2 डिग्री मुक्त मूलक है। क्या ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का डेरिवेटिव है, लेकिन 2 डिग्री मुक्त मूलक का व्युत्पन्न है। अब अगर इसकी क्रिया हम कहाँ करा दें, अगर इसका अटैक हम इस कार्बन पर करा दें, क्योंकि ये भी यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, ये दोनों जगह करेगा, क्योंकि दोनों जगह सेम टू सेम प्रकार के डेरिवेटिव है। ठीक है, जब यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHX सिंगल बॉन्ड CH2 मुक्त। अब यहाँ क्या बना, यहाँ बना आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बना और 1 डिग्री मुक्त मूलक बना। अब पीछे हमने आपको एक चीज देख रखी थी, पीछे हमारे पास क्या था, ऑर्डर हमें पता है 3 डिग्री का, जो फ्री मुक्त मूलक होता है, सॉरी फ्री मुक्त मूलक होता है, यानी मुक्त मूलक होता है, उनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। तो 2 डिग्री मुक्त मूलक ऐसे हम सारे लिख देते हैं, आपको यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव मोर स्टेबल देन 2 डिग्री 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन एन मूलक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्या है, मुक्त मूलक की क्रियाशीलता तथा स्थायित्व का क्रम है। तो अब हमारे पास ये दो डेरिवेटिव बन गए, इन दो डेरिवेटिवों में क्या होगा, हमारे पास लिखा है ये दो है, ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील है, तो ज़्यादा क्रियाशील 2 डिग्री का मतलब ये लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH मुक्त मूलक सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील, और ज़्यादा क्रियाशील है तो ये क्या करेगा, ये अब किसी हैलाइड से क्रिया करेगा, H और X से क्रिया करेगा। अब H और X से क्रिया करेगा, इसके अंदर जो है तो X होने के कारण इसमें क्रिया जो है वो किसके साथ होगी, H के साथ क्रिया होगी। जब H के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और X प्लस क्या निकलेगा, X फ्री रेडिकल निकलेगा। तो ये कैसा बना, ज्यादा बना। और
ये हमारा कैसा है, कम क्रियाशील है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHX सिंगल बॉन्ड CH2 मुक्त मूलक कम क्रियाशील है। और कम क्रियाशील होने के कारण किससे क्रिया करेगा, ये हमारा HX से क्रिया करेगा। आगे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 X आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड प्लस का निकलेगा, यहाँ से X मुक्त मूलक निकलेगा, ये बनेगा। तो मार्कोनी कॉक जो नियम है उनके विपरीत जो है वो क्या बनते हैं आपके, इसके विपरीत जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, डेरिवेटिव बनेंगे फ्रेश प्रभाव में या परऑक्साइड प्रभाव में। अब यहाँ से सवाल ये पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक द्वितीय कैल यानी वन डिग्री यानी किस कंडीशन में, किस स्थिति में, किस क्रिया विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीय कैल्कुल हैलाइड ज्यादा बनेगा और सॉरी द्वितीय कैल्कुल हैलाइड कम बनेगा और प्राथमिक कैल्कुल हैलाइड ज्यादा बनेगा। क्रिया वही होगी, कंडीशन कौन सी होगी आपकी, खरेश प्रभाव के अनुसार। दूसरी क्या पूछेगा, वो किसी भी परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाए तो पूछेगा खरेश प्रभाव की जो क्रिया है वो किस क्रिया विधि के तहत होती है, किस क्रिया विधि के अंतर्गत होती है। तो क्रिया विधि हमारी क्या है, वहाँ मुक्त मूलक के द्वारा ये क्रियाएं कैसी होती हैं, संपन्न होती हैं। तो इसके अंदर हमने आपको क्या बता दिया, हमने ये बताया कि योगात्मक अभिक्रिया के अंदर दो प्रकार के डेरिवेटिव काम आते हैं। वो काम कौन से हैं, आयनिक डेरिवेटिव, और दूसरे हमारे डेरिवेटिव कौन से हैं, मुक्त मूलक के द्वारा क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। तो ये हमारे क्या रही, एल्किन के अंदर किसी एल्किल हैलाइड को हमें अगर जोड़ना है, एल्किन के अंदर किसी एल्किल हैलाइड की अगर योगात्मक अभिक्रिया दिखानी है तो इस तरीके से इसकी क्या करेंगे, हम क्रिया को दिखाएंगे। अब इसमें बीच में क्या होता है, इसके अंदर जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, इनके अंदर जो होता है वो कैसा होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो किस एल्किल हैलाइड की, किस एल्किन की ज्यादा क्रियाशीलता होगी, किस एल्किन की कम क्रियाशीलता होगी और क्यों होगी, तो वो चीजें जो है वो अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। देखिए हमारे पास क्या है, ये दो डेरिवेटिव आए हैं, इसका नाम है आपका प्रोपीन और इसका नाम है आइसोब्यूटीन। ये हमारी क्या है, प्रोपीन, और ये हमारी कौन सी है, आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। और इसके अंदर क्रिया हम किस करा रहे हैं, इसके अंदर क्रिया करा रहे हैं HX और इसकी क्रिया करा रहे हैं HX। और दोनों ही जो क्रिया है वो मार्कोनी कॉफ के अनुसार चलती है, कौन सा, मार्कोनी कॉफ के अनुसार, दोनों ही क्रिया मार्कोनी कॉफ के अनुसार होती है। अब बात यह देखेंगे कि इस वाले कार्बन पर होता है sp2 संकरण, इस वाले कार्बन पर होता है sp2 संकरण और इस पर भी sp2 संकरण। यही कंडीशन इस पर भी है, sp2 संकरण है, sp2 संकरण है, और यहाँ पर हमारा sp3 संकरण है, इस पर भी हमारा कौन सा, sp3 संकरण है। तो यहाँ इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्रिया फास्ट किस में होगी, धीमे किस में होगी, तो इसके अंदर देखेंगे कि जहां पर sp3 संकरण है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है और इसकी विद्युतता भी ज्यादा होती है, क्योंकि इन दोनों कार्बन पे क्या है, sp2 और sp2 संकरण है। तो दोनों कार्बन पे एक ही प्रकार का संकरण है, तो एक ही प्रकार के संकरण होने से एक ही प्रकार की विद्युत ऋणात्मकता होनी चाहिए, पर नहीं है। क्यों, क्योंकि इस sp2 से क्या है, ये sp3 का कार्बन परमाणु जुड़ा है, तो जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, तो हम नंबरिंग यदि कर लें तो 1 2 3, तो तीसरे कार्बन से पहले कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा तो इस कार्बन पे क्या बनेगा, आंशिक नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यही कंडीशन इसमें होगी। इसमें कंडीशन होने पे क्या है, इस पर sp2 संकरण में बताया था, इस पर sp2 बताया था और इस पर sp3 बताया। अब ये जो कार्बन है वो दो ऐसे ग्रुपों से जुड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन दाता है, अर्थात वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन दाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले समूह हैं। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले समूह हैं तो इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो जाएगा, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कैसा रहेगा, कम, इस पर कम रहेगा, इस पर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो कुल मिला के अब फिर यहाँ पर क्या है, हम नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंटेशन है वो
तीसरे कार्बन से लेकर के पहले कार्बन की ओर रहता है। तो जब पहले कार्बन की ओर रहेगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। अब कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन होगी ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। यहाँ क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर वाले में और नीचे वाले में कंपैरिजन करेंगे तो ऊपर वाले में हमारा क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा। ये कौन सा कार्बन है, दूसरा कार्बन, पहला और दूसरा और तीसरा, यहाँ पर भी पहला और दूसरा और तीसरा, लेकिन ऊपर वाले की तुलना में यहाँ पर जो है दूसरे कार्बन में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा ऊपर वाले कार्बन की, यानी इसकी तुलना में इससे ना करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ पर जो वो एक ही मैथिल समूह जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने से क्रिया किसके साथ होगी, क्रिया होगी H+ के साथ क्रिया। यहाँ भी क्रिया किसके साथ होगी, H+ के साथ क्रिया होगी। तो H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व इसकी तुलना में कैसा है, कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा है, ज्यादा है। तो ज्यादा होने के बाद इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो कम पोलराइज होगा, कैसा होगा, कम पोलराइज। तो इसका अटैक जो होगा वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा, इसका अटैक कैसा होगा, कम। इसलिए मैंने एक तीर द्वारा दिखा दिया। तो यह क्रिया कैसी होगी, फास्ट, और यह क्रिया कैसी होगी, स्लो। तो डेरिवेटिव यहाँ भी बनेगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ भी बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ क्या बना, यहाँ 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बना और यहाँ क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा। तो ये इस, अब क्या होगा, अब आगे जो हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हमारा क्या है, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है। और यहाँ क्या होगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कार्बोनियम आयन। अब यहाँ जो डेरिवेटिव है वो आपका ये कैसा हो गया, ये कम रिएक्टिव हो गया, ये कैसा है, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, और ये कैसा है, ज्यादा क्रियाशील। यहाँ जो डेरिवेटिव वो ये फास्ट, फिर अब ये क्या होगी, ये सॉरी ये स्लो हो जाएगी इधर, लास्ट में जाके ये कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और ये लास्ट में कैसा हो जाएगा, फास्ट। तो अब आपको ये पूछेगा कि इसमें जो है वो क्रियाएं सबसे ज्यादा तीव्र वेग से किससे होंगी, तो वो हमारा क्या है, प्रोपीन के अंदर ज्यादा होंगी, आइसोब्यूटीन में कम होंगी, क्योंकि आइसोब्यूटीन में मैथिल समूह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, जिससे क्रियाशीलता थोड़ी कैसी जाती है, कम हो जाती है। आगे जो आपकी रिएक्शन देखेंगे वो है आपकी न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक प्रक्रिया। क्या है, ये तो आपकी कैसी हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉन